Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग, मतलब कि संगठन। हिंदी में इस चैप्टर को बोलते क्या है? संगठन। संगठन, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है तो समझो, इसे वैसे समझते हैं। पिज्जा खाना कितने लोग को पसंद है? पिज्जा, अच्छा, यदि पिज्जा जो है वो तुम्हारा प्लानिंग है तो बिना पिज्जा पे कुछ डलाता है, उसके बिना पिज्जा मजा नहीं आता है। टॉपिंग्स बोलते हैं उसके, है ना। तो उसके बिना पिज्जा ये काम नहीं करता है, राइट, है ना, अच्छा भी नहीं लगता। मतलब समझो, तो प्लानिंग जो है वो पिज्जा है और टॉपिंग्स जो होते हैं वह ऑर्गेनाइजिंग है। मतलब कि प्लानिंग में हम करते क्या है, हम डिसाइड करते हैं हमें कौन कौन से काम को करना है, कैसे काम को करना है, सबको काम सौंपना, सबको काम सौंपना क्या होगा? ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब सबको अपना अपना हिस्से का काम देना है। जैसे कि हमने बोला कि तुम फाइनेंस देखो, तुम सेल्स देखो, तुम ये देखो, तुम वो देखो और तुम चाय बनाओ, सबको अपना अपना हमने काम दे दिया, है ना। तो ये काम सबको सौंपना क्या कहलाएगा? ऑर्गेनाइजिंग, मतलब कि संगठन कहलाएगा। नोट्स में हमने क्या लिखवाया? आफ्टर लेइंग डाउन द प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नेक्स्ट फंक्शंस, क्या लिखो? आफ्टर लेइंग डाउन द plan and objective, the next functions to be performed by the manager is organizing। जब एक बार हम प्लान बना ले, जब एक बार हम ऑब्जेक्टिव उद्देश्य बना ले, उसके बाद अगला काम हमारा क्या है? अगला चरण जो है वह ऑर्गेनाइज करना है। याद रखना, मैनेजमेंट के ये कितने कौन से फंक्शन हैं? मैनेजमेंट के यदि फंक्शनों की बात करूं तो ये कौन सा नंबर पे आएगा? सेकेंड नंबर पे आएगा। ऑर्गेनाइजिंग सेकेंड नंबर का फंक्शंस होता है। पहला नंबर पे कौन? प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो प्लानिंग जब हमने कर लिया, प्लान जब हमने किया था तो उस समय याद किए होगे कि प्लानिंग करते समय हमने जो ऑब्जेक्टिव भी बनाया था, कुछ उद्देश्य भी बनाया था कि किस प्रकार से हमें काम को करना है, क्या हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आखिर मैं प्लान कर रहा हूं तो क्यों मैं प्लान कर रहा हूं, उसके पीछे भी एक मोटिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो जब हमने प्लान बना लिया, ऑब्जेक्टिव भी हमने बना लिया, अब अगला स्टेप क्या होगा? तो अब अगला स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग करना। वही लिखवाया है, जब हमने प्लान और ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया है तो अगला काम जो होता है एक मैनेजर का, वो ये डिसाइड करना होता है कि किस प्रकार से लोगों से काम करवाना है, कौन कौन से लोगों से क्या काम करवाना। सीधे शब्दों में हम बतला रहे हैं कौन कौन से लोगों से क्या क्या काम करवाना और कैसे कैसे काम करवाना, ऑर्गेनाइजिंग है। याद रखोगे इन सिंपल वर्ड। एक मैनेजर क्या करेगा? कौन से लोगों से कौन कौन से लोगों से कौन कौन से काम करवाने और कैसे कैसे काम करवाने, इसे हम ऑर्गेनाइजिंग बोलेंगे, ठीक है। तो इट डिटरमाइंस व्हाट्स द एक्टिविटी एंड रिसोर्सेस आर रिक्वायर्ड एंड डिसाइड्स हु विल डू ए पर्टिकुलर टास्क। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या शामिल है? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर शामिल है वो हर एक्टिविटी या वो हर गतिविधि या वो हर रिसोर्स संसाधन जिसका इस्तेमाल करके, वह हर संसाधन जिसका इस्तेमाल करके एक पर्टिकुलर काम को किया जा सकता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या शामिल है? तो वह हर गतिविधि शामिल है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक जो हमारा पर्टिकुलर टास्क है, जो काम करना था, वो काम को हम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। वेयर इट विल बी डन एंड व्हेन इट विल बी डन, कहां पर काम करने हैं, कैसे काम करने हैं, ठीक है। ये सब डिसाइड करने वाला कौन होता है? ऑर्गेनाइजिंग होता है। अगला दूसरे शब्दों में हमने लिखवाया है, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है ये एस्टैब्लिश करता है रिलेशन। ये क्या बनाता है? रिलेशन बनाता है, ठीक है। तो ये रिलेशंस बतलाता है किसके किसके बीच में? तो रिलेशन बतलाता है ग्रुपिंग ऑफ वर्क के बीच में, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ
वर्क के बीच में, मतलब कि कामों का समूह के बीच का संबंध बतलाने का काम करता है। ठीक है, अब यहां पर हमने लिखवाया है organizing means establishing relationship between various factors of the production and it concentrated with establishing relationship among its job section department and position। मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ऑर्गेनाइजिंग जो है एक रिलेशन बतलाता है ग्रुप ऑफ पीपल्स का या ग्रुप ऑफ वर्क का। जिसमें ग्रुप ऑफ वर्क की हम बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से काम होंगे, सोच के बताओ। मान के चलते हैं कि एक विद्यालय है, स्कूल है, इसके अंदर कौन कौन से काम होंगे। पहला पढ़ाना, ओके, प्रेयर, असेंबली, गेम, चलो फिजिकल एक्टिविटी, और सोचो लंच, ओके। हाँ, क्योंकि खाएगा नहीं तो फिर पढ़ाएगा कैसे, या बच्चा पढ़ेगा फिर कैसे, क्योंकि कोई भी काम को करने से पहले एनर्जेटिक होना चाहिए। हमारा एफडब्ल्यू टेलर भी बोलते हैं ना कि लंच का टाइमिंग एक डिसाइड ऐसा समय करो ताकि जब विद्यालय आएंगे तभी सब एनर्जेटिक हो जाए, और जब टायर्ड फील करे तो लंच का टाइमिंग कर दो। और देखा गया अक्सर लंच के पहले लोग भूखे हो जाते हैं, है ना। तो देखो हमने बतलाया तुम लोगों ने कि लंच, एक्टिविटी, टीचिंग, या तो फिर जो फिजिकल जो है एक्टिविटी हो गया, असेंबली हो गया। तो मैंने 5 कामों को लेके चलता हूँ। तो ये ग्रुपिंग ऑफ वर्क है, ये क्या हो गए, ग्रुपिंग ऑफ वर्क। अब बताओ क्या एक टीचर ये सारे काम को हैंडल कर सकता है? एट ए टीचर क्या जो है एक सिंगल टीचर क्या ये पूरी एक्टिविटी को हैंडल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब प्रेयर के लिए असेंबली डिपार्टमेंट अलग होंगे, असेंबली के लिए इंचार्ज अलग होंगे, असेंबली इंचार्ज अलग होंगे। आफ्टर दैट टीचिंग इंचार्ज अलग होंगे जो ये डिसाइड करेंगे कि कौन से टीचर को कौन से क्लास में जाने, क्योंकि टीचर ऑलरेडी डिसाइडेड है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा। कभी कभी होता क्या है कि कोई भी टीचर एब्सेंट है तो उनके घंटे में कौन जाने वाला है ना, तो इसके लिए टीचिंग इंचार्ज होंगे। आफ्टर दैट लंच का टाइमिंग डिसाइड करने वाले, लंच का ड्यूरेशन डिसाइड करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होंगे। हालांकि ये तो नॉर्मली जो है प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल या तो फिर नॉर्मल जो हाई पोस्टेड जो होते हैं वे कर लेते हैं, लेकिन हाँ इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटियों के लिए अलग डिपार्टमेंट होंगे, कौन उसका इंचार्ज होंगे, ठीक है। स्कॉट्स का जो हेड होते हैं, ये पीटी टीचर्स उसके लिए अपॉइंट किए जाते हैं, है ना। तो सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग यही करता है कि कामों को छोटे छोटे ग्रुपों में बांट देना। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हो गया, कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना, और हर कामों को, हर हिस्सों को डिपार्टमेंट में, सब डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देना, ताकि हर किसी को एक अथॉरिटी दिया जा सके, हर किसी को एक जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा सके, ठीक है, तभी वो काम फुलफिल कर पाएगा। अब बताओ एक विद्यालय की बात मैं बतलाता हूँ, वहां पर एक ही टीचर है जो स्पोर्ट भी हैंडल कर रहे हैं, जो वो असेंबली भी हैंडल कर रहे हैं, जो फिजिकल एजुकेशन भी हैंडल कर रहे हैं, म्यूजिक भी हैंडल कर रहे हैं। तो क्या वो टीचिंग भी हैंडल कर पाएंगे? टीचिंग भी हैंडल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास उतना समय ही नहीं बचेगा। एट ए टाइम वो एक ही काम करेगा ना, एक समय में एक ही काम करेगा ना। मान के चलते कोई क्लास के बच्चों को जो है वो फिजिकल एजुकेशन का ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे, तो बाकी क्लास तो खाली रहेंगे, है ना। तो यही बात को बोला गया है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, कौन से लोगों को कौन से काम देने। और जब भी तुम किसी भी इंसान को तुम काम देते हो तो उसके स्किल के अकॉर्डिंग काम देना, ठीक है, उसके स्किल के अकॉर्डिंग। अब तुम बताओ एक म्यूजिक टीचर को तुमने दे दिया है, म्यूजिक टीचर को मैथ पढ़ाने के लिए। वैसे भी जो है मैथ और इंग्लिश वाले टीचर को गाना में कोई पसंद नहीं होता, रुचि नहीं होता है। अक्सर लगभग देखा गया है मैथ वाले टीचर खरूस जैसा होते हैं, ठीक है। मैं हर किसी के टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे समय में हमारे जो टीचर थे मैथ के वो खरूस थे। तो अब ये हाँ नाग बाबा, हम लोग उन्हें नाग बाबा के नाम से जानते थे, ठीक है। तो अब हुआ क्या, मान लो कि उन मैथ वाले टीचर को कह दिया जाए सर आप चले जाए म्यूजिक सिखा दीजिए ना बच्चों को, म्यूजिक सिखा दीजिए बच्चों को। तो वहां पर भी वही बोलेंगे, लेट म्यूजिक इक्वल टू एक्स, यही बोलेंगे ना, म्यूजिक को एक्स मान लो। अब एक्स का वैल्यू निकालो, म्यूजिक का वैल्यू निकालो।
तो वो तो पॉसिबल है नहीं, है ना। तो मतलब ऑर्गेनाइजिंग इन सिंपल वर्ड बोला जाए तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ वर्क, और उसी ग्रुप को जो है छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना ताकि ईच एंड एवरी पर्सन को जो है एक पर्टिकुलर टास्क दिया जा सके, और ये काम करना एक एक्सपर्ट लोगों का होता है। ठीक है, अगला फिर पैराग्राफ में हमने लिखवाया क्या है, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप अमॉन्ग पीपल टू वर्क मोर इफेक्टिवली टुगेदर इन अकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। अब देखो इसका क्या मतलब होता है, इतना लंबा चौड़ा कहानी था, उसका मतलब सीधे दूसरे शब्दों में हमने लिखवाया है कि ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम क्या करते हैं, हम कामों को आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे पास हमारे ऑर्गेनाइजेशन में टोटल नंबर ऑफ वर्क कितने होंगे, इससे हमें सबसे पहले जानना जरूरी है। नहीं, बिना हम काम जाने हम लोगों को कह देंगे तुम ये करो वो करो, नहीं कर सकते ना, सोचने वाली बात है। सबसे पहला काम हमें यह जानना है कि हमारे यहाँ टोटल कितने वर्क हैं। मान लो हमारे यहाँ जो है 5 काम है, हमारे पास 5 काम थे टोटल। अब यही 5 कामों को जो है 5 अलग अलग मैं डिपार्टमेंट बना लेता हूँ, 5 काम को 5 डिपार्टमेंट, ठीक है, 5 काम को 5 डिपार्टमेंट बना दिया। अब देखो एक का काम में हमने रख दिया टीचिंग, एक का काम में हमने रख दिया टीचिंग, एक का काम में रख दिया एचआर। एचआर का मतलब जानते हो, एचआर ह्यूमन रिसोर्स, जो रिस्पॉन्सिबल होता है कौन से बिजनेस में जो है, बिजनेस में कौन से एम्प्लॉय रहेंगे, उसको कितने का सैलरी वगैरह मिलेगा, और कौन से सैलरी कौन से नाम पे काटने हैं। ठीक है, अक्सर एचआर बदनाम है सैलरी काटने के लिए। लेट आओ तो सैलरी काटो, एक दिन ना आओ तो सैलरी काटो, टाइम पे काम ना करे तो सैलरी काटो। तो ये एचआर उसी के लिए बदनामी है। और बोलो कोई काम, तीसरा बोलो, अरे हमारे यहाँ का कोई काम बताओ। एक फील्ड वर्क में रख देता हूं, एडवर्टाइज वगैरह के लिए, प्रचार वगैरह के लिए। और 2 और जल्दी से कुछ बता दो। लैब टीचर तो खैर हमारे पास तो लैब की जरूरत है नहीं, है ना, चलो लिख देते हैं लैब टीचर। एक और बता दो, इधर से गर्ल साइड से, सोच लो जल्दी से। हाँ सब कर दो, कुकिंग टीचर भी कर दो, डांस टीचर, कुकिंग टीचर, स्पोर्ट्स टीचर। तो पता चला ना एक फुटबॉल में ये कैमरा स्वाहा। चलो ठीक है, एक म्यूजिक टीचर मैं कर देता हूँ, स्पोर्ट बोले थे ना, स्पोर्ट कर देता हूँ, स्पोर्ट टीचर। म्यूजिक के नाम में सारेगामा पधा निशा, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। अब चलो, अब ये मेरे पास 5 काम है। तो सबसे पहला हमारा ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या करता है कि सबसे पहले आप वर्क को आइडेंटिफाई करो, कितने काम है वर्क को आइडेंटिफाई करो। हमने वर्क को आइडेंटिफाई कर लिया ना। उसके बाद ग्रुपिंग द वर्क, अब ग्रुप कर दो। तो हमने टोटल काम को आइडेंटिफाई करके टोटल नंबर ऑफ ग्रुप हमारा कितना बन गया, 5 बन गया। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप 5 बन गए। ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, अब इसमें हर किसी में एक हेड डालो, हर किसी में हेड डालो। टीचिंग का भी एक हेड होगा, ठीक है, एचआर का भी एक हेड होगा, फील्ड वर्क में भी हेड होगा, लैब टीचर में भी हेड होंगे, ठीक है, और स्पोर्ट टीचर्स के अंदर भी हेड होंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग में यही बोला गया कि हर ड्यूटी में, हर डिपार्टमेंट में, हर वर्क में एक हेड होना चाहिए, जिसका वर्क डिसाइडेड होगा वो कौन कौन से काम करेंगे। ठीक है, जिसका क्या डिसाइडेड है, वर्क डिसाइडेड है, वो आदमी कौन कौन सा काम करेगा। और जब तुम उसे काम डिफाइंड कर रहे हो, दे रहे हो, तो एक बात पे ध्यान में रखना, जब तुम उसे काम सौंप रहे हो तो डेलीगेट करना पड़ेगा। ठीक है, डेलीगेट करना पड़ेगा। डेलीगेट का मतलब होता है भारार्पण, शायद मेरा गलती लिखा हुआ हो, लेकिन भारार्पण मतलब कि इसको यदि हम ब्रेक करते हैं, भार प्लस अर्पण। ठीक है, डेलीगेशन का मतलब भार अर्पण, मतलब कि भार को दूसरे के ऊपर अर्पण कर देना, दूसरे के ऊपर दे देना। अब आता है टीचिंग का एक हेड है।
टीचिंग इंचार्ज यू कैन से। तो क्या टीचिंग इंचार्ज वो खुद पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा ना, मैनेज करना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो ये अपना भार अपने डिपार्टमेंट वाले लोगों को दे देगा, यानी कि ये क्या करेंगे, अपना वर्क को डेलीगेट कर देंगे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये क्या कर देंगे, डेलीगेट कर देंगे, दूसरे को दे देंगे। सिमिलरली एचआर डिपार्टमेंट खुद नहीं करेगा, एचआर का जो हेड होगा वो खुद नहीं करेगा, वो एसोलेशन डिपार्टमेंट बनाया हुआ रहता है। एचआर का जो हेड होता है ना, वो खुद को अपने आप को एसोलेशन डिपार्टमेंट मानता है। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट तुम खरीदो, कभी भी खरीदो, उसका रिफंड को लेकर तुम कंप्लेंट डालो, रिफंड को लेकर के तुम कंप्लेंट डालो, तो कंप्लेंट डायरेक्ट एचआर के पास नहीं जाएगा, वहां के उसके लोकल जो है चमचों के पास जाएगा। तो एचआर डिपार्टमेंट का जो हेड है उसके अंदर बहुत सारे चमचे हैं जो ट्राई करेंगे तुम लोग का काम करने का, हम लोग का काम करने का। ठीक है, तो कभी भी तुम लोगों ने कोई भी कंपनी के पे जो है कंप्लेंट डाले हो कॉल से, मेरा ये चीज ऐसा हो गया था, वैसा होना चाहिए था, कंप्लेंट डाले हो। जो कॉल रिसीव करता है वो चोट्टा होता है, इसलिए बोल रहे हैं उसके पास शायद पता चट्टी होती है, हाँ चट्टी भी होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि उनके पास इतना भी दिमाग नहीं होता, वे सिर्फ सिस्टम वाला बातों को ही रिपीट करेंगे। सिस्टम के प्रॉम्प्ट में जो कंप्यूटर के उनके पास जो मैसेज है वही मैसेज को वो रिपीट करेंगे। सिर्फ बोलेंगे कि हाँ, मान के चलते हैं कि मेरा एक प्रोडक्ट था जो मुझे आज रिसीव करने थे, बट वो मेरे को आज नहीं रिसीव हो रहा है, वो कल के डेट में दिखा रहा है, लास्ट डेट आज दिखा रहा है और मुझे वो कल आ रहा है और मुझे आज शाम को ही निकलना है, तो अभी तक जो पहुंचा नहीं, मैं कॉल करूंगा तो कोई नहीं सर, कल आपके जो ऑर्डर जो है रिसीव हो जाएंगे, कल आपके पास पहुंचा दिए जाएंगे, आज डिले हो गए हैं, अनएक्सपेक्टेड डिले है, कल पहुंचा दिए जाएंगे। अरे कल हम रहूंगा ही नहीं तो फिर पहुंचाने का क्या फायदा, आज लास्ट डेट, कोई नहीं सर, हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, कल पहुंचाने का कोशिश करेंगे। भावनाओं की कदर करोगे तो कल पहुंचाओगे कि आज कोशिश करोगे, सोचने वाली बात है ना। तो वे प्रॉम्प्ट को ही सिर्फ बोलते हैं। हाँ, लेकिन उनसे तुम एक बात करना, यदि इन फ्यूचर ऐसा लगे, ऐसा तुम्हारे साथ भी होगा, अरे मेरे साथ हुआ तो तुम लोग के साथ क्यों नहीं होगा, अभी तुम लोग का जीवन अभी पूरा बाकी है ना, ऐसा तुम लोगों के साथ हो, ये लोग जान लेना कि ये सब चोट्टा चोट्टी है, ये सिर्फ एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन देंगे। सीधा बोलो, मुझे आपके एचआर डिपार्टमेंट से बात करनी है, एचआर डिपार्टमेंट के हेड से बात करनी है, या फिर बोलो आप अपने ये कॉल को अपने सीनियर को ट्रांसफर करिए, ये कॉल को आप सीनियर के पास ट्रांसफर करिए। तो जब सीनियर के पास ट्रांसफर होंगे तो वे जो कॉल रिसीव करेगा वो बोलेगा गुड मॉर्निंग सर, या गुड इवनिंग सर, या गुड इवनिंग मैम। ठीक है, मैं एचआर डिपार्टमेंट से, मैं एक्सेलरेशन डिपार्टमेंट से ये बात कर रहा हूँ या ये बात कर रही हूँ, तो वो हेड होता है। मतलब कि हेड खुद नहीं काम करता है, पहले वे भी लोगों से काम करवाता है। ठीक है, तो यही हो गया डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, और अथॉरिटी भी दोनों साथ में देना है ताकि लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना हुआ रहे, और जो काम सबका काम है, सबका काम अपने हिसाब से होते रहे। देखो, ये डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, इस सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। कोऑर्डिनेशन पहला चैप्टर में पढ़े हो, समन्वय। समन्वय मतलब सीधे शब्दों में बोला जाए तो लोगों के बीच में यूनिटी, एकता, लोग एक साथ मिलकर के काम करेंगे। अब मान लो गलती से एक फ्रेंड का, मेरा एक फ्रेंड का कोई था जो एचआर डिपार्टमेंट में का दोस्त था, एचआर डिपार्टमेंट का हेड या एचआर डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉय मेरे दोस्त का दोस्त था। अब उसको कंप्लेन करना था टीचर के बारे में, लेकिन उसने फोन किया, जो है वर्किंग आवर में फोन किया, तो दोस्त का दोस्त भी जो है एक एम्प्लॉय के रूप में ही बोला जाएगा, है ना। तो ये बोला कि एक टीचर के कंप्लेन करना है, तो ये कहेगा एचआर का हेड कि आप टीचिंग वाला पे कॉल करिए, नहीं बोलेगा। ऐसे करने से उसका बिजनेस जो है उस पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, सीधा बोलेगा ओके सर, वी विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट विथ एचआर डिपार्टमेंट, विथ टीचिंग डिपार्टमेंट। हम आपकी कॉल को टीचिंग डिपार्टमेंट के साथ जोड़ने का कोशिश करते हैं, लिंक करने का कोशिश करते हैं। और पता नहीं अंदर की बात कैसी होती है, लेकिन यहां पर ये बैठा हुआ है एचआर, यहां पर टीचिंग डिपार्टमेंट, अरे एक मुश्किल से 1 से 2 कमरा के बीच का फासला होगा। यहां पर कहा है क्या मैं आपकी कॉल को 2 मिनट के लिए होल्ड पे रख सकता हूं? सुन रहे हो, तुम्हारे नाम पे फोन है, आ जाओ।
तो कहे हम ना आएंगे, अब क्या झूठ में बोलो ट्रांसफ़र कर रहे, ढक्कन आओ ना, यहीं से बतिया लो ना जाके, ट्रांसफ़र करने का क्या ज़रूरत है, सोचने वाली बात है। ठीक है, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार जो है मैंने जो है क्या बोलते हैं, कोई कंपनी में मैंने कंप्लेंट रेस किया था, और जो पहले जो बात कर रहा था उसका आवाज़ और उसके बाद में जो कॉल ट्रांसफ़र हुआ उसका आवाज़, दोनों का आवाज़ साथ आ रहा था, दोनों का आवाज़ साथ आ रहा था। तो दोनों जब एक साथ था ही ढक्कन, तो फिर बताओ कि कॉल को होल्ड पे रखने की क्या ज़रूरत था। और भी चलो भाई रखते हो तो 30 सेकंड्स 1 मिनट काफ़ी है, तो लगभग 10-10 मिनट तक, ये क्या की बात है, शायद मैं फ़ोन जब ख़रीदा था तो रियलमी कंपनी में ही मैंने डाला था, तब की बात है, या कोई छोटा मोटा याद उतना याद नहीं है। तो ये मतलब समझ में आ गया, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब समझ में आ गया क्या होता है। सीधे शब्दों में यदि बोला जाए तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है सबको अपना अपना काम सौंप देना, है ना। कामों को छोटे छोटे हिस्सों में, कामों को पहचानना और कामों को पहचानने के बाद छोटे छोटे हिस्सों में उसे बांट देना। हर डिपार्टमेंट का हर हिस्सा का एक हेड होगा जो अथॉरिटी, जिसके पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों होगा, ताकि वो दूसरे या तीसरे लोगों से काम को सही तरीके से करा सके। और सभी डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन का होना अति आवश्यक है। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत। अब आगे फिर बढ़ते हैं। कुंज एंड ओडोनेल का ऑथर का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंज एंड ओडोनेल, इनका जो है डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन है। देखो, तो अकॉर्डिंग टू कुंज एंड ओडोनेल, in the modern era production is done with the cooperation of various competent. Organizing refers to establishing effective coordination among these components. देखो, कुंज एंड ओडोनेल का भी सीधे शब्दों में वही कहना है। आज के समय में डेफिनेशन को हमेशा याद रखना, उन्हीं के ऑथर के लाइन में ही लिखने का कोशिश करो। डेफिनेशन को ऑथर के लाइन में ही लिखने का कोशिश करें। ठीक है, तो इसको हम एक बार देखते हैं। मॉडर्न एरा याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, मॉडर्न एरा में प्रोडक्शन जो है, मॉडर्न एरा में प्रोडक्शन जो है वो कोऑपरेशन के साथ किया जाता है, ताकि इसमें कोऑपरेशन के साथ वेरियस कंपोनेंट refers effective coordination among, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो, कुंज एंड ओडोनेल का क्या कहना है, ये डेफिनेशन को हमने जब भी, देखो यदि किसी का डेफिनेशन यदि लिखते हो, याद करना है तो इस प्रकार से तोड़ के लिखा करो, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो कुंज एंड ओडोनेल का कहना है कि आज के समय का मॉडर्न एरा में, यानी कि आज के समय में जो है, वर्तमान की स्थिति में जो प्रोडक्शन होते हैं, प्रोडक्शन करने के लिए लोगों के बीच का कोऑपरेशन होना जरूरी है, ताकि वेरियस कंपोनेंट जो है उसका इस्तेमाल किया जा सके। वेरियस कंपोनेंट मतलब कि ये सारे वेरियस कंपोनेंट है, ठीक है, वेरियस कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जा सके। कुंज एंड ओडोनेल का क्या कहना है, तो कुंज एंड ओडोनेल का कहना है कि मॉडर्न एरा में प्रोडक्शन करने के लिए लोगों के बीच में कोऑपरेशन क्यों होना जरूरी है, ताकि वेरियस कंपोनेंट का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। मतलब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि ये इफेक्टिव तरीके से पूरे कंपोनेंट में होना चाहिए, ताकि काम सही तरीके से हो जाए। ठीक है, तो कुंज एंड ओडोनेल का डेफिनेशन क्या हो गया, तो अकॉर्डिंग टू कुंज एंड ओडोनेल, ऑर्गेनाइजिंग according to Kunj and O'Donnell, in the modern era production is done with cooperations among various components. Organizing refers to effective coordination among all those components. हमने जो है उसका इंपॉर्टेंट लाइन को हमने लिख करके अपने सामने एक जो है उनका डेफिनेशन बना लिया। तो जब भी डेफिनेशन डालेंगे तो ये टर्म्स को याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू कुंज एंड ओडोनेल, आज के समय में इन द मॉडर्न एरा प्रोडक्शन जो होते हैं वो कोऑपरेशन के साथ किया जाता है। कोऑपरेशन में किस चीज़ का होना चाहिए, किस चीज़ का कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का मतलब सहयोग, ठीक है, सहयोग के साथ। और कोऑपरेशन किस चीज़ का होना चाहिए, वेरियस कंपोनेंट का होना चाहिए।
ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि इफेक्टिव तरीके से सभी कंपोनेंट में अमंग एवरी कंपोनेंट जो होंगे उस सब में कोऑर्डिनेशन बनाए। बोलो इतना में कोई दिक्कत? ऑर्गेनाइजिंग का डेफिनेशन में किसी को कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ध्यान में रखना, कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाए, फीचर बोला जाए, दोनों सेम होते हैं, ठीक है। नेचर भी सेम होता है। यदि एग्जाम में नेचर ऑफ तुम्हारा जो है ऑर्गेनाइजिंग पूछता है तो सीधे शब्दों में समझ जाओ कि कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। फीचर पूछता है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। वंस अपॉन ए टाइम की बात बताता हूँ, ये बात है 2020 वाला बैच। हमने लिखवाया था सीधे शब्दों में कैरेक्टरिस्टिक्स। मेरा सीधे शब्दों में लिखवाने की आदत तो है नहीं, लेकिन सीधे शब्दों में लिखवाया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। कोई भी चीज़ का लेके चलते, ऑर्गेनाइजिंग का हो गया, तुम्हारा डायरेक्टिंग का हो गया, प्लानिंग का हो गया, स्टाफिंग का हो गया, कंट्रोलिंग का हो गया, कोई भी चीज़ का, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाया, लेकिन लक उसका खराब था कि उसने जो एग्ज़ाम में आया था, क्या एग्ज़ाम में पूछे गए थे ये फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, और उसके बाद फिर बच्चा जो एग्ज़ाम देने के बाद फ़ोन करके कह रहा है सर आपने तो फीचर लिखवाया ही नहीं था। तो कहे कि सॉरी बाबू, ये हमारी गलती है, ये हमारी गलती है कि हमने नहीं लिखवाया, ठीक है। लेकिन अब समझ जाओ, ऑर्गेनाइजिंग का फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, नेचर सब सेम होते हैं। तो सबसे पहला है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मतलब कि एकल लोगों का समूह। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का मतलब एकल लोगों का समूह, एकल व्यक्तिगत समूह। मतलब ये क्या होता है, देखो ऑर्गेनाइजेशन में इसमें लिखवाया, ऑर्गेनाइजेशन कम्स इनटू एक्सिस्टेंस व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीपल कंबाइन देयर एफर्ट्स फॉर सम कॉमन पर्पस एंड विलिंगली कंट्रीब्यूट टुवर्ड कॉमन एंडेवर। मतलब इसका मतलब ये होता है ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, हमेशा ग्रुप बाबू इंडिविजुअल्स से ही बनते हैं। तुम सब मिल करके ही जो है एक ग्रुप बनेगा। अकेले को हम ग्रुप में नहीं डाल सकते हैं, ना। अब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का मतलब कि हर छोटे छोटे लोग एक इंसान एक जगह पे आते हैं, हर एक इंसान एक जगह पे आएंगे। तुम सब एक इंसान अपने अलग अलग घरों से एक जगह पे आए हो, तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये एक ग्रुप है, ठीक है। इसमें क्या होगे, इसमें एफर्ट्स डाले जाएंगे, मेहनत डाले जाएंगे। कुछ मेहनत हमारी होंगी, कुछ मेहनत तुम्हारी होंगी, कुछ मेहनत ऊपर वाले की होंगी, तब तो रिजल्ट अच्छा आएगा, है कि नहीं। तो हर किसी का एफर्ट्स होना चाहिए। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का मतलब वही है, एक ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में तभी आता है जब हर एक इंसान एक जगह आकर के एक कॉमन पर्पस के लिए, एक सामान्य उद्देश्य के लिए। तो बताओ कि हमारी क्या उद्देश्य है, अच्छे नंबर लाना, है ना। तो एक कॉमन पर्पस के लिए जो है इच्छा अनुसार, विलिंगली, अपनी इच्छा अनुसार जो है मिल करके सपोर्ट करेंगे, तो तभी जा करके ये एंडेवर तक हमारा काम चलता रहेगा। बोलो इतना में कोई दिक्कत? पहला पॉइंट में कोई दिक्कत है? क्लियर है। दूसरा पॉइंट में हमने लिखवाया है कोऑर्डिनेशन, मतलब कि समन्वय। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय। मुझे नहीं लगता कि ये बतलाने की आवश्यकता है ना। ये हर कोई जानते हो, एक दूसरे का सपोर्ट करना कोऑर्डिनेशन कहलाता है। लिखवाया क्या है, इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस डिफरेंट पर्सन्स आर असाइंड विथ डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज बट द एम ऑफ दीज पर्सन्स टू बी सेम, दैट इज अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। Organizing ensures that work of individual depend on each other work, so establish coordination। देखो सही भी बात है, हमने लिखवाया कोऑर्डिनेशन में जितने भी लोग हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितने भी लोग होंगे, जैसे हमने बताया था कि टीचिंग डिपार्टमेंट में मान लो कि दो टीचर हैं, HR डिपार्टमेंट में दो HR। अब यदि हम चलते हैं 4 लोग टोटल हो गए ना, टोटल 4 लोग, तो चारों लोगों का काम अलग अलग, चारों लोगों का काम अलग अलग, एक ही काम होंगे?
एक ही काम होंगे? 2 टीचर तो दोनों टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? नहीं ना, सारे अलग अलग, सारे का काम क्या होंगे? अलग अलग, सभी का रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग, सभी का जो है अथॉरिटी अलग अलग, जिम्मेदारियां अलग अलग, अधिकार भी अलग अलग, सबके पास काम अलग अलग, लेकिन सारे के सारे एक साथ हैं। ठीक है, जितने भी लोग हैं सब अलग अलग हैं, लेकिन सभी का काम एक साथ है, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करवाना। काम करने का उद्देश्य क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ कराना। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की मैं बात कर रहा था, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हुए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हुए, अलग अलग काम करते हुए, सबका मोटिव एक है। ठीक है, सबका जो है उद्देश्य एक होने चाहिए, और वह उद्देश्य क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना, ऑर्गेनाइजेशन जो चाहता है उसे पूरा करना। इसके लिए सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बना हुआ रहना चाहिए। इसके लिए सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन, यदि एचआर डिपार्टमेंट को टीचिंग डिपार्टमेंट में हेल्प की आवश्यकता है तो उसे बेझिझक जाना चाहिए। यदि टीचिंग डिपार्टमेंट को जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि है या डिस्कशन करना है तो उसे कोई बांध के न रख सके, वो स्वतंत्र रूप से जा सके। आई बात समझ में? सेकेंड पॉइंट। तीसरा है बाबू कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर होने वाली प्रक्रिया। ऑर्गेनाइजिंग ये लगातार होते रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार जब हमने ऑर्गेनाइज कर दिया तो हमारा काम खत्म हो गया। एक मैनेजर का काम एक बार ऑर्गेनाइज करने के बाद समाप्त नहीं होते हैं, उसे बार बार करने होते हैं, तब तक करने होते हैं जब तक ऑर्गेनाइजेशन बंद न हो जाते हैं। जब तक ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं होंगे तब तक उस इंसान को काम करते रहने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो बात करते हैं। और हमने सबको अपना अपना काम दे दिया, सबको अपना अपना काम दे दिया, क्या हमारा ड्यूटी खत्म? सोच लो, सबको मैंने अपना अपना काम दे दिया, मेरा ड्यूटी खत्म? नहीं, समय आएंगी, समय बदलेंगी, एक समय होंगे जो वे सबका ट्रांसफ़र या तो फिर जो है रिजाइनमेंट हो जाएंगे, वे जो है बूढ़े हो जाएंगे, हमारे यहाँ काम छोड़ के चले जाएंगे, फिर से मुझे करने की आवश्यकता होगा। और एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ग्रुप के, एक एज के लोग तो रहते नहीं हैं, अलग अलग एज के लोग रहते हैं। कोई आज जो है छोड़ के जा रहा है तो हम आने वाले की तैयारी करते रहूँगा, उसको मैं जो है पूरे काम समझाते रहूँगा। मतलब कि हमारा काम कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है, हमें लगातार काम करते रहने हैं, तब तक करते रहने हैं जब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है समाप्त नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन का आखिरी सांस तक हमें क्या करते रहना पड़ता है? ऑर्गेनाइजिंग करते रहना पड़ता है। अगला है, चौथा में हमने लिखवाया है डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब कि कार्यों का बंटवारा। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब कि कार्यों का बंटवारा। अब ये डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है? कहाँ से? आपके पास है? नहीं है। ठीक है, तो अब आगे सुनते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब कि कामों का बंटवारा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम होते हैं, है कि नहीं? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, तो सारे कामों को करने के लिए एक इंसान, दो इंसान नहीं कर सकता है। हर इंसान को एक इंडिविजुअल काम देना पड़ेगा। ठीक है, और यही बात को ध्यान में रखोगे तो हेनरी फयोल भी बोले थे डिवीजन ऑफ वर्क, याद है? डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में हेनरी फयोल का भी कहना था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में यदि आपको एक स्पेशलाइजेशन प्राप्त करना है, महारत प्राप्त करवाना है, तो आपको क्या करवाना पड़ेगा? कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना पड़ेगा। यहाँ पर हमने क्या लिखवाया? डिवीजन ऑफ वर्क इज द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिवीजन ऑफ वर्क, कार्यों का बंटवारा जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की नींव है। बिना कामों का बंटवारा किए हुए हम ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से नहीं चला सकते। दूसरे शब्दों में बोला जाए, देयर कैन बी नो ऑर्गेनाइजेशन विदाउट डिवीजन ऑफ वर्क।
हमने वही बात बोला, बिना काम का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, बिना कामों का बंटवारा का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक्सिस्टेंस अस्तित्व में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ अंडर डिवीजन ऑफ वर्क द इंटायर वर्क ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू मेनी डिपार्टमेंट्स। अब एक डिवीजन ऑफ वर्क की बात करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम हैं उस सभी कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है, और डिपार्टमेंट को और छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं जिसे हम लोग सब डिपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में हमने क्या पढ़ा, तो डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में हमने पढ़ा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम हैं सारे कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना है, सारे कामों को छोटे छोटे हिस्सों में क्या कर देना है, बांट देना है। और कामों को बांटने के बाद छोटे छोटे हिस्सों को डिपार्टमेंट बोलेंगे। ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों को डिपार्टमेंट बोलेंगे, और उस डिपार्टमेंट का भी एक छोटा हिस्सा होगा जिससे हम लोग सब डिपार्टमेंट बोलेंगे। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, सब डिपार्टमेंट बोलेंगे। बोलो, इतना में कोई दिक्कत? अब अगला लिखवाए हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव, मतलब कि सामान्य उद्देश्य। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में चाहे कितने भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो, HR डिपार्टमेंट हो, टीचिंग डिपार्टमेंट था, स्पोर्ट डिपार्टमेंट था, और क्या क्या डिपार्टमेंट लिखवाए थे, म्यूजिक डिपार्टमेंट लिखवाए थे, कितने भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो जाए, जितना भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो जाए, सबका उद्देश्य एक कॉमन होना चाहिए, सबका उद्देश्य एक कॉमन होना चाहिए, एक होना चाहिए। सब कोई अलग 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 तरीके से अलग अलग काम करेगा, अलग अलग तरीके से अलग अलग काम करेगा। हमारा पढ़ाने का तरीका अलग होगा, दूसरे टीचर्स का भी पढ़ाने का तरीका अलग होगा, सबका अलग अलग तरीका होगा, सब सारे बच्चों को पढ़ने का तरीका भी अलग अलग होगा, लेकिन सबका उद्देश्य एक होगा। बच्चों का भी उद्देश्य सेम होंगे, टीचर्स का भी उद्देश्य सेम होंगे, चाहे हमारा इंस्टीट्यूट हो या कहीं और इंस्टीट्यूट हो, सबका उद्देश्य सेम होगा, अच्छे अंक लाना, अच्छा अंक लाना, है ना। तो ये जो है कॉमन ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोगों का काम अलग अलग हो सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी लोगों का काम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 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 सबका उद्देश्य एक होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करवाना। ठीक है, सभी लोगों का क्या उद्देश्य होंगे, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करवाना। बोलो, इतना में कोई दिक्कत? आगे फिर लिखवाए हैं ऑर्गेनाइजेशन इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है, मतलब सर्वव्यापक सभी जगहों पर इस्तेमाल किए जाने वाला प्रक्रिया है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है ऑर्गेनाइजिंग जो सभी जगह इस्तेमाल होते हैं। यह नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन में ऑर्गेनाइजिंग की आवश्यकता है, जी नहीं। यदि एजुकेशन में ऑर्गेनाइजिंग की आवश्यकता है तो जहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं, जहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, वहाँ पर भी जो है ऑर्गेनाइजिंग की आवश्यकता होंगी। ठीक है, जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे होंगे वहाँ भी ऑर्गेनाइजिंग की आवश्यकता होगी। ठीक है, जहाँ पे तुम लोग खेल कूद कर रहे हो उसके लिए भी ऑर्गेनाइजिंग की आवश्यकता है। कौन खेलेगा, कौन कूदेगा, कौन कितने देर तक कूदेगा। यदि तुम लोग लर्निंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाए हो, लर्निंग की ट्रेनिंग देते हो, तो वहाँ पर भी ऑर्गेनाइजिंग होगा। ठीक है, ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड कराएगा, पहले कौन लड़ने आएगा, कैसे लड़ने आएगा। ठीक है, बातों से लड़ने आओगे कि हथियारों से लड़ने आओगे, सब तरह का ट्रेनिंग के लिए अलग अलग लोग होंगे। ठीक है, मतलब कि ऑर्गेनाइजिंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, कहीं पर भी हो, चाहे हमारा भारत हो, भारत के बिहार हो, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, या अपना जो है नालायक बेटा हो, सभी जगह पे जो है ऑर्गेनाइजिंग की आवश्यकता है। नालायक बेटा का मतलब समझ में आता है? अब ये जिससे अभी लड़ाई चल रहा है भारत का, आई बात समझ में? तो ऑर्गेनाइजिंग इज नीडेड इन द बोथ बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग की आवश्यकता सभी जगह है,
चाहे आपका बिजनेस प्रॉफिट अर्निंग के उद्देश्य से कर रहे हो या तो फिर आपका बिजनेस जो है नॉन प्रॉफिट के उद्देश्य से कर रहे हो, हर परिस्थितियां में ऑर्गेनाइजिंग की आवश्यकता पड़ता है। ऑर्गेनाइजिंग जो है सभी जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं, हर प्रकार के काम में इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हम डे टू डे एक्टिविटियों को बेहतर बना सकें। ये टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा भी हमने लिखवाया क्या है, उपयुक्त ये 6 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के जो है हमारे ऑर्गेनाइजिंग के होते हैं। ये 6 के अलावा जो है, ये 6 फीचर्स के अलावा कुछ अन्य फीचर भी हैं जैसे कि चेन ऑफ कमांड, डायनामिक प्रोसेस, स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप, प्लुरलिटी ऑफ पर्सन्स, ढेर सारे लोग मिलकर के काम करें, तो ये सारे क्या होते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इतना तक में बोला जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, कैरेक्टरिस्टिक्स में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलते हैं आगे, पकड़ो आगे हम लोग चलते हैं इम्पोर्टेंस, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की महत्व क्या है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग का पूरा एपिसोड देखने के लिए डीवी कॉमर्स क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. Yeah.